हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, कोरोना महामारी चल रही है। अभी फ़िलहाल अभी भी बनारस में केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए केयरफुली अपने घर में रहिए, स्टडी करते रहिए। प्रॉपर स्टडी आपकी चलती रहनी चाहिए। स्टडी में किसी प्रकार का कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या हो रहा है आगे। तो देखिए, दो पार्ट अनुसूचियों पर मैंने बनाया था। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने बढ़ी हुई अनुसूची बताई थी और दूसरे पार्ट में मैंने वन से लेके जो थे कि 1 2 3 4 5 6 करके 8 अनुसूची तक बताया था, तो इंक्लूडिंग 12 अनुसूची हो गई थी। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं एक ऐसा ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप अनुसूची याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अनुसूची आपको मैं बता ही चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अनुसूची याद करने में बहुत लोग लड़के बोले भी हैं कि बहुत दिक्कत होती है सर, 12 अनुसूची याद करना होता है, कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बड़ा आसान तरीका है अनुसूची तैयार करने का। कुछ नहीं करना है, केवल 12 अनुसूची को अपने ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अनुसूची। अनुसूची एक बार फिर से रिवीजन करा दें आपको, तो पता चला 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है ना। 9वीं अनुसूची कितने कब जोड़ी गई, तो 1951 में। ये फर्स्ट एमेंडमेंट था, पहला संविधान संशोधन था। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई आपका 1985 में, और ये 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है, उसके बाद से 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो कब जोड़ी गई, तो ये जो हुआ जुड़ा गया 1992 और 1993 दोनों लिखेंगे आप। ठीक है, कभी कभी किसी किसी किताब में 1992 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, तो दोनों रहेगा। ठीक है, और ये जो था ये 73वां अमेंडमेंट था, 73वां संविधान संशोधन था, के तहत जो है कि धन के तहत जो है कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची भी 1992-1993 के बीच में जोड़ी गई, जो 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ठीक है, ये बढ़ी हुई अनुसूचियां थी। ठीक है, इसके बाद से कुल मिला जुला के वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, बहुत से लड़कों का कहना है कि डिफिकल्टीज होती है, याद करने में कठिनाई होती है। तो आइए देखते हैं कैसे याद किया जाता है। एकदम सिंपल वे में सिंपल तरीका होगा याद करने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो याद करने का सीधा सिंपल सा फंडा है, जैसे कि आपको बताया चला है, पता है ही कि प्रथम अनुसूची, यहाँ पर प्रथम अनुसूची। ठीक है, प्रथम अनुसूची में आपको पता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, तो आपको ये याद नहीं करना, बस इतना याद करना है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 9 आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, बस इतना ही याद करना है आपको। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब जब भी इन चीजों में, इन भौगोलिक क्षेत्रों में परिवर्तन होगा तो इसका प्रभाव अनुसूची किस पे पड़ेगा, 1 पर पड़ेगा। तो समझ गए, तो प्रथम अनुसूची बस यही इतना ही याद करना है आपको। ठीक है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, ठीक है ना। तो दूसरी अनुसूची देखिए, दूसरी अनुसूची में क्या बोला गया है, विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख हुआ है। तो बस 2 लाइन लिखिए यहाँ पर, वेतन और भत्ता। क्या लिखेंगे, वेतन भत्ता। ठीक है ना। अब वेतन भत्ता किसका, तो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, जैसे कि किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई जॉब करने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलती, सबसे पहले आपको आपकी सैलरी बताई जाती है कि आप जिस पोस्ट पर जा रहे हैं तो आपको उतनी सैलरी मिलेगी। तो सैलरी का जो डिस्कशन होता है वो किस अनुसूची में हुआ, दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में आपने कोई क्या याद करना है, वेतन और भत्ते, केवल इतना ही। और किसका, तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं उनके वेतन के भत्ते के बारे में उल्लेख करना है। तीसरी अनुसूची इसी प्रकार देख लेते हैं। तीसरी अनुसूची,
ठीक है ना। तीसरी अनुसूची में क्या है, देखिए वेतन भत्ते हो गए, तो यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ, यानी यहाँ पर लिखिए शपथ ग्रहण। क्या लिखेंगे, शपथ ग्रहण। तीसरी अनुसूची में एकदम सिंपल सा भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के शपथ ग्रहण का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया। दूसरे में वेतन भत्ता, तीसरे में शपथ ग्रहण। बहुत लोगों को, लड़कों को कंफ्यूजन होता है इसी में कि दूसरे में शपथ ग्रहण होगा और तीसरे में वेतन भत्ता, तो ऐसा नहीं है। पहले दूसरे में वेतन भत्ता, तीसरे में शपथ ग्रहण। जैसे कि आप किसी भी फॉर्म में जाएंगे तो सबसे पहले सैलरी डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद जब आप सैलरी डिस्कशन हो जाएगी तब जाके आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तब आप जाके उस नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है ना। कोई भी वैकेंसी भरते हैं तो सबसे पहले आपको पे स्केल दिखा दिया जाता है, कितना रुपया आपको इस पोस्ट के लिए है। ठीक है ना, तब तो आप उस वैकेंसी को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले वेतन भत्ता, फिर उसके बाद शपथ ग्रहण। ठीक है। फिर चौथी अनुसूची देखते हैं, चौथी अनुसूची। ठीक है ना। चौथी अनुसूची बहुत सिंपल है, यहाँ पर लिखना है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बस इतना याद रखना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है ना। किस राज्य से कितना सीटें हैं, इसका जो उल्लेख है वो किस में मिला है, चौथी अनुसूची में। ठीक है ना। सबसे अधिक राज्यसभा सीट वाला स्टेट आपको पता ही है कौन है, तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की कुल 31 सीटें राज्यसभा में हैं। तो चौथी अनुसूची में आपको क्या करना है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है। पांचवी देख लेते हैं, पांचवी अनुसूची। ठीक है ना। तो पांचवी अनुसूची में बोला है एससी तथा एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के न्याय प्रशासन की व्यवस्था कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो सिंपल सा दो शब्द लिखिए, एससी और एसटी, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के न्याय प्रशासन की व्यवस्था कौन करेगी, तो यहाँ पर केंद्र भी लिख सकते हैं, केंद्र सरकार। ठीक है ना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, एससी एसटी की बात जब भी होगी तो पांचवी अनुसूची में होगी। छठवीं अनुसूची में, छठवीं अनुसूची में एक मिनट पॉज करो तो, छठी अनुसूची में देखते हैं। ठीक है ना। तो छठी अनुसूची में देखिए 4 राज्य, पहले पांचवी में तो एससी एसटी बताया गया, छठवीं में 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कौन सी जनजाति, तो केवल एसटी जनजाति, एससी नहीं। कौन सी जनजाति, एसटी, मतलब एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के न्याय प्रशासन की व्यवस्था कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। न्याय प्रशासन की व्यवस्था कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। छठी पांचवी अनुसूची में एससी एसटी और छठवीं अनुसूची में केवल 4 राज्य याद करने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कौन सी जनजाति, तो एसटी जनजाति के न्याय प्रशासन की व्यवस्था कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। छठी हो गया, अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आराम से, शॉर्ट ट्रिक है। छठी के बाद से देखिए ऊपर से मैं मिटा रहा हूं। छठी के बाद से आपका 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है, पृथक्करण किया गया। क्या किया गया, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। तो इतना याद नहीं करना है, बस आपको याद करना 3 सूचियां, 3 सूचियां। ठीक है ना। अब 3 सूचियां कौन कौन सी हैं, तो यहां पर लिखिए संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और तीसरा क्या है आपका, समवर्ती सूची। ठीक है ना। विषय भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, 100, राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, 52 है। तो 7वीं अनुसूची में केवल इतना याद रखना है, 3 सूचियां, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ पर नियम बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, राज्य पर नियम बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है और समवर्ती सूची पर
तीन दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी नियम बना सकते हैं जब तक उनके हितों का टकराव नहीं होता है तब तक के लिए, ठीक है। 7वीं के बाद 8वीं अनुसूची बहुत सरल है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है, तो बस 8वीं अनुसूची में भाषा है और कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अब कौन कौन सी भाषा है, तो जब ये मेरा पहला अनुसूची का जो सेकंड पार्ट जब देखेंगे तो उसमें 22 भाषाएं आपको बताई जाएंगी कौन कौन सी हैं। फिलहाल आप इतना ही जानिए कि 8वीं अनुसूची जब भी बोला जाएगा तो उसमें किसका उल्लेख होगा, भाषाओं का उल्लेख होगा। और कितनी भाषाओं का उल्लेख होगा, तो 22 भाषाओं का उल्लेख होगा, ठीक है ना। 22 भाषाओं का क्या होगा, उल्लेख होगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, ठीक है। 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये 9वीं अनुसूची आपको मैं बता चुका हूं, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और इसमें क्या रखा गया है, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण। क्या है, भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण। इसको किस में रखा गया, 9वीं अनुसूची में। पहला संविधान संशोधन था। उसके बाद से 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है। क्या है, दल बदल, बस इतना ही याद रखना है, दल बदल। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल। और दल बदल किससे संबंधित है, राजनीतिक पार्टियों से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 52 यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद से 10वीं के बाद से 11वीं अनुसूची आप लोगों को याद ही होगा क्योंकि 2 पार्ट आपने देख चुका है आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं, तो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज्य है, ठीक है ना। नगर ग्राम पंचायत लिख सकते हैं यहाँ पर, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ग्राम पंचायत। 11वीं अनुसूची में क्या है, ग्राम पंचायत है। और 12वीं अनुसूची में 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पंचायत या नगर निगम है। नगर पंचायत, पंचायत या नगर निगम है, ठीक है ना। इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा, इसके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये ग्रामीण क्षेत्रों में और ये शहरी क्षेत्रों में, तो यहाँ लिख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसको क्या बोलेंगे, शहरी क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए कितनी आसान तरीके से जो है कि 12वां अनुसूची याद हो गई। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली अनुसूची में तो केवल इतना याद रखिए, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में वेतन भत्ता, तीसरे में शपथ ग्रहण, चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वें में SC ST, ठीक है। 6ठे में क्या हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ST जनजाति। 7वें में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, मतलब 3 सूचियां। 8वें में 22 भाषा, 9वें में संपत्ति अधिग्रहण, 10वें में दल बदल, 11वें में ग्राम पंचायत और 12वें में नगर निगम। एकदम आसान। अगर इस तरीके से आपने याद कर लिया तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो जाएगा। और निश्चित है, मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं आपको कि अनुसूची से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जरूर क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन निश्चित अनुसूची से रहेगा। अनुसूची से अब किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी डिस्कशन कर लिया जाए। तो देखिए प्रथम अनुसूची पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो जैसे कि पूछ लिया कि जब किसी राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जब किसी राज्य के भौगोलिक क्षेत्रों में परिवर्तन होता है या जब किसी राज्य का विघटन होता है तो उसका प्रभाव भारतीय संविधान के किस अनुसूची पे पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, अगर चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि किसी राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में अगर परिवर्तन किया जा रहा है या राज्य में विघटन हो रहा है तो इसका प्रभाव भारतीय संविधान के किस अनुसूची पे पड़ेगा, तो अनुसूची 1 पे पड़ेगा, अनुसूची प्रथम अनुसूची पे पड़ेगा, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन हुआ तो इसका प्रभाव भारतीय संविधान की किस अनुसूची पर पड़ा, तो किस पे पड़ा, अनुसूची 1 पर पड़ा। जहां पर आप 29 राज्य लिखते थे आज क्या लिख रहे हैं, 28 राज्य लिख रहे हैं। जहां आप 7 केंद्र शासित प्रदेश लिखते थे आज आप क्या लिख रहे हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश लिख रहे हैं। मतलब इसका अर्थ सीधा है
कि जब भी राज्यों का कोई भी चीजें होंगी, बंटवारा होगा या नए राज्य का गठन होगा, तो इसका प्रभाव भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 1 पे पड़ेगा। ठीक है, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते मस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 2 में है। या पूछ लिया जाएगा राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख, या राज्यसभा छोड़ दिया जाए उपराष्ट्रपति पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख किसमें अनुसूची में है, तो अनुसूची 2 में है। चूंकि मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति को अपने पद का वेतन नहीं मिलता है, उसको राज्यसभा का सभापतित्व करने का वेतन मिलता है। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन का जो हम लोग PDF तैयार करते हैं वो हमारे प्रथमा के टेलीग्राम चैनल पर उसको रखा जाता है। तो अगर आपको जरूरत हो तो प्रथमा के टेलीग्राम चैनल पर जाके ये PDF आप ले सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो इस अनुसूची के बाद से, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये था शॉर्ट टर्म में आपने अनुसूची बता दिया गया। अब हम लोग आगे स्टेप में बढ़ते हैं और भारतीय संविधान के पार्ट के बारे में पढ़ा जाएगा, भाग के बारे में पढ़ा जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो आपको याद होगा कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में अगर बात भागों की होगी तो भाग 22 थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भाग जो थे वो 22 थे। और वर्तमान समय में भी भागों की संख्या क्या है, 22 है। लेकिन वर्तमान समय भागों की संख्या 22 तो है, लेकिन गणना की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान समय में भागों की संख्या कितनी है, तो 26 है। भाग कितने हैं, 26 है। आइए देखते हैं कैसे भाग 26 है। ठीक है, चलिए। तो मैं बता दूं कि देखिए, भाग अगर लिया जाए तो मूल संविधान की बात हो रही है, तो मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका सीधा आंसर होगा क्या, 22। ठीक है ना, 22 भाग है। क्या है, 22 भाग है। लेकिन अगर पूछा जाए कि गणना की दृष्टि से संविधान में कुल कितने भाग हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है कि संविधान की गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आप क्या बताएंगे, 26 भाग। क्या बताएंगे, 26 भाग। अब 26 भाग कहाँ से आ गए हैं, 26 भाग कहाँ से आए हैं, तो ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि भाग 4 का क जोड़ा गया था। ठीक है ना, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य था। उसके बाद से भाग 9 का क जोड़ा गया है। ठीक है, और भाग 9 का क के साथ भाग 9 का ख भी जोड़ा गया है। ठीक है, और उसके बाद से भाग 14 का क्या जोड़ा गया है, क जोड़ा गया है। ठीक है ना, भाग 14 का क्या जोड़ा गया है, क जोड़ा गया है। तो पहले कितने थे, 22 थे। अब इसको लेंगे तो 23, 24, 25 और 26, यानी गणना की दृष्टि से कुल भागों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी बहुत तरीके से आते हैं, फंसाने के लिए भी आते हैं। गणना की दृष्टि से पूछा था तो 26, जैसा कि अभी करंट के यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था कि भागों की संख्या कितनी है, तो उसमें 22 का कोई नाम नहीं था, 26 था, 28 था, 30 था, 21 था। तो ठीक है ना, तो कम कभी तो होगा नहीं, तो जब भी होगा तो क्या होगा, अधिक होगा। अगर लेकिन अगर उसी में 22 होता तब 22 राइट आंसर होता, लेकिन 22 नहीं था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26। तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है, तो जब केयरफुली क्वेश्चंस को लोग नहीं पढ़ते हैं, विद्यार्थी केयरफुली क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं, तब दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भाग, भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, आइए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। तो यहाँ पर लिखते हैं भाग, ठीक है ना। ठीक है, भाग देखते हैं कितने हैं। तो भाग आपको बता चुका है 22 है, और कौन कौन से हैं, तो देखिए भाग लिखेंगे यहाँ फर्स्ट, भाग फर्स्ट। ठीक है, भाग फर्स्ट में आप लिखेंगे यहाँ पर संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या लिखेंगे, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र।
अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुच्छेद जो है 1 से अनुच्छेद 4 तक। कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक जो है आपका क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये जो होता है भाग में आता है। ठीक है, भाग दूसरा देखते हैं। ठीक है, भाग सेकंड आपको क्या बताता है? सिटीजनशिप बताता है, यानी कि क्या बताता है? नागरिकता बताता है, नागरिकता। ठीक है ना, नागरिकता बताता है। और नागरिकता किस से कितने अनुच्छेद तक है? तो नागरिकता जो है वो आपका 5 से लेके, ठीक है ना, 5 से लेके अनुच्छेद कितने तक है? 11 तक है। कितने तक है? 11 तक है नागरिकता। नागरिकता के बारे में भी पढ़ना है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में संविधान में पढ़ना है और पूरी डिटेल से पढ़ना है, कोई चीज़ नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, इसीलिए रिसेंटली केयरफुली देखते रहिए, और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको उतार भी लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं भाग तीसरा क्या है, भाग थर्ड। तो भाग थर्ड में आपका क्या बोला गया है? मौलिक अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल्स राइट बोलते हैं। फंडामेंटल्स ड्यूटी मौलिक कर्तव्य होता है, और फंडामेंटल्स राइट क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं। और ये कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो ये अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद कितने तक होंगे? 35 तक होंगे। कितने तक होंगे? अनुच्छेद 35 तक होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक क्या आ जाएगा? आपका भाग थर्ड आ जाएगा। उसके बाद से आता है भाग आपका चौथा। भाग चौथे में क्या बोला गया है? तो राज्य के नीति, ठीक है, निदेशक तत्व है। क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और ये कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं? तो अनुच्छेद जो है वो आपका अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है, 51 तक है। कितने तक है? अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। उसके बाद से है आपका भाग 4 का क। क्या है? 4 का ए या क। ठीक है ना, भाग 4(1) का क क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य है। ये कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो केवल ये अनुच्छेद जो है 51 के ए में, 51 के ए में या क में है। ठीक है ना, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि क्या किया गया? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, आइए इसके बाद से देखते हैं कौन सी समिति बनाई गई थी। तो स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। इसके बाद से आपका देखते हैं भाग 5। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोगों का क्या शुरू होता है? संघ शुरू होता है। यहाँ पर लिखेंगे संघ। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? संघ। और ये कितने से कितने अनुच्छेद तक होगा? तो अनुच्छेद 52 से, यानी राष्ट्रपति से, अनुच्छेद 151 तक। कहाँ तक होगा? अनुच्छेद 151 तक। भाग 5 क्या है? संघ। अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक। ठीक है, उसके बाद से भाग छठा क्या है? तो भाग छठा आपका क्या है? राज्य है। संघ जहाँ रहेगा वहाँ राज्य भी रहेगा। ठीक है, और ये कहाँ से कितने अनुच्छेद तक होगा? तो अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है। कहाँ तक है? 152 से लेके 237 तक है राज्य। देख लीजिए फिर से, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 इसको एक बार दोहराते हैं फिर बताते हैं। भाग 1 क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। भाग सेकंड है नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। भाग थर्ड है मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। भाग 4 है राज्य के नीति निदेशक, तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद कितने तक है? 51 तक है।
ठीक है। भाग 4 का कोई इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, ये अनुच्छेद 51 के ए में है। उसके बाद भाग 5 है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है। उसके बाद से अनुच्छेद भाग 6 है, राज्य है, ये अनुच्छेद 151 से लेकर 237 तक है। ठीक है, तो देखते हैं भाग 9 तक हो चुका था, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो भाग देखिए क्या है, भाग जो है, तो ठीक है, तो देखते हैं भाग 7वां क्या है। भाग 7वां में बताया प्रथम अनुसूची में भाग ख जो है कि निश्रित हो गया, मतलब इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, लेकिन उस भाग में किसी अन्य चीज को जोड़ा नहीं गया, इसलिए भाग 7 कोई इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ देखिए भाग 8 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी संघ राज्य के क्षेत्रों के बीच में क्या बताया गया है, संबंध के बारे में बताया गया है। और इसका अनुच्छेद किसमें उल्लेख है, अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक के अनुच्छेदों में क्या किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। भाग 9 क्या कहता है, पंचायतें। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनता है कि भाग 9 क्या है, तो भाग 9 में क्या जोड़ा गया है, पंचायतें, अनुच्छेद 243 से लेके 243 के औड़ा तक जोड़ा गया है। इसी में भाग 9 का क जोड़ा गया है, नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 के त से लेके 243 के या 6 तक है। इसी में भाग 9 का ख भी जोड़ा गया है, जिसको सहकारी सोसाइटियां बोली गई हैं, अनुच्छेद 243 के या 6 से लेके 243 के या न तक है। ठीक है ना, ABCDEFGH करते जाएंगे या क ख ग घ करते जाएंगे, तो पहले यहाँ फिर उसके बाद आगे। ठीक है, इसके बाद भाग 10 देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या बोला है, भाग 10 बोला है अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्र, ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 244 से लेके 244 के ए तक बताया गया, यानी क तक बताया गया है। भाग 11 संघ तथा राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। ठीक है, यहाँ संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। और भाग 11 में क्या बताया गया, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध बताया गया कि संबंध होंगे तो किस प्रकार के संबंध होंगे, ये अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक में है। भाग 12 में क्या, भाग देखिए क्या है कि एक्चुअली में बहुत से ऐसे पार्ट जो हैं कि इम्पोर्टेंट जो नहीं है। ठीक है ना, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी के बारे में जो है कि बताया गया है। इम्पोर्टेंट पार्ट का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण भाग है, जो अभी पूछा जा रहा है लेटेस्ट में। और भी बहुत से हैं पार्ट जो कि छोड़ दिए गए, जैसे 12, 13, 14 जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको बताना जरूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि भाग आपका 15 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर IMP लिख दे रहे हैं। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, 324 से लेके 329 तक है। 324 से लेके 329 के क तक है अनुच्छेद निर्वाचन है। निर्वाचन कैसे है, निर्वाचन की प्रणाली, निर्वाचन आयोग, इसके बारे में उल्लेख जो है वो भाग 9 के भाग 15 में है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए क्या है, विशेष उपबंध यानी रिजर्वेशन की बात की गई है। वो किसमें है, 330 से लेके 342 में। जो दुर्लभ वर्ग हैं, जो अत्यधिक आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके आरक्षण के बारे में बात की गई है। किसमें बात की गई है, तो ये बात 330 और 342 यानी भाग जो है आपके 16 में की गई है। भाग 17 राज्य भाषा, आपको पता है कि राज्य भाषा हमारी क्या है, तो हमारी राज्य भाषा क्या है, हिंदी है। और इसको किस में रखा गया, 243 के 251 तक में रखा गया है। चलिए आइए आगे का भाग देखते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, भाग 17 के बाद से आपका आता है भाग 18। ठीक है ना, भाग क्या आता है, 18। इसमें आपात उपबंध के बारे में बोला गया है। आपात उपबंध, ठीक है ना, आपात उपबंध का मतलब होता है इमरजेंसी। ठीक है ना, इमरजेंसी किन किन कारणों से लगती है, तो पहले 3 कारणों से लगती थी। कौन कौन सा था, तो आंतरिक अशांति, सेना में सशस्त्र विद्रोह या वायु आक्रमण। ठीक है, लेकिन 1975 के बाद से एविडमेंट किया गया। कौन सा एविडमेंट हुआ, 44th एविडमेंट यानी 44वां एविडमेंट के बाद से नेशनल इमरजेंसी में से आंतरिक अशांति को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब केवल 2 ही आधार पर इमरजेंसी लग सकती है। और 2 आधार कौन कौन सा है, एक या तो वायु आक्रमण हो जाए या तो सेना में सशस्त्र क्या हो जाए, विद्रोह हो जाए, तभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है ना, तो इसका उल्लेख किसमें है, भाग 18 में है। इमरजेंसी कहाँ से शुरू होती है, तो अनुच्छेद 352 से। ठीक है, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक। देखिए 3 प्रकार के इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार की इमरजेंसी, जैसे कि 352 में अगर बात करें हम,
तो 312 में 52 में है राष्ट्रीय आपात, क्या है राष्ट्रीय आपात, कितनी बार लगा है 3 बार लगा है। 356 में क्या है 356 में देख लेते हैं तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन ये राज्यों में क्या होता है लगते रहते हैं। और एक है आपका 360 जिसको बोलते हैं वित्तीय आपात, ठीक है ना। और वित्तीय आपात कितनी बार लगा है बताइए वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है, 0 बार, यानी वित्तीय आपात नहीं लगा है। और ये दोनों क्या होते हैं लगते रहते हैं। 360 में वित्तीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रीय आपात किसने में है 352 यानी 252 में है, ठीक है। तो इसका किसमें उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख जो है भाग 18 में है, ठीक है। इसके बाद से भाग 19 क्या है, भाग 19 को प्रकीर्ण बोलते हैं यानी मिसलेनियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिसलेनियस, भाग 19, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रकीर्ण, प्रकीर्ण बोलते हैं अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मिसलेनियस। ये है आपका अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक है, अनुच्छेद 361 से लेके अनुच्छेद 367 तक मिसलेनियस है। उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 20, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। भाग 20 जो है वो है संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये संविधान संशोधन, ठीक है ना। और इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, वो कौन सा आर्टिकल है बताइए, तो वो है 368 है। 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। अभी तक कितने एमेंडमेंट हो चुके हैं, तो लगभग 105 एमेंडमेंट हो चुके हैं। संविधान संशोधन कितने हुए हैं, तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद से भाग 21 है, ठीक है ना। भाग 21 में जो है कि इसमें भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध है, ठीक है ना। अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध है और ये आपका किस में है, तो अनुच्छेद जो है ये आपका 369 से 392 तक है, यानी 369 से लेके 392 तक है। उसके बाद अंतिम पार्ट जो है वो भाग 22 है। भाग 22 में क्या बोला गया है, संक्षिप्त नाम, यानी संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, प्रारंभ, ठीक है, तथा निरसन, ठीक है ना। ये 3 चीजों का उल्लेख किया गया। संक्षिप्त नाम मतलब जो किताब बनाई गई है, जो नियम की किताब बनी है, उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो भारत का संविधान होगा, इसके बारे में उल्लेख है। प्रारंभ कैसे किया जाएगा इसका उल्लेख है, और निरसन कैसे समाप्त किया गया 1935 के 1947 के अधिनियमों को, तो इसके बारे में बताया गया है। और ये आपका किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 393 से सबसे अंतिम अनुच्छेद 395 तक, ठीक है। तो देखिए यही है भाग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको भाग समझ में आ चुका होगा, अनुच्छेदों अनुसूचियों का ट्रिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को देखिएगा जरूर और नोट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भाग और अनुसूची में से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि याद करने से बढ़िया है कि इसको एक बार देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले चैप्टर में मैं जो है कि संविधान के विदेशी स्रोतों को बताऊंगा और उसके बाद से हम लोग एक एक पार्ट के बारे में चलेंगे। विदेशी स्रोत छूट गया था तो उसको मैं पूरा करूंगा। उसके बाद से संविधान का एक एक पार्ट, पहला पार्ट हम लोग संघ और राज्य क्षेत्र लेके चलेंगे, फिर नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।